हेलो दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को देख लिया है। और कल की क्लास में हम लोगों ने जो है आर्टिकल जो 20 है उसका जो है 3 क्लॉज, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 को देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि जो है आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधी ठहराए जाने पर जो है संरक्षण, इसकी बात करता है। उसके बाद उसके जो तीनों क्लॉज हैं उसमें क्रमशः जो बातें हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कि कोई व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है, ठीक है, जब तक उसने जो है अपराध के समय लागू किसी कानून का जो है उल्लंघन ना किया हो। और उसके बाद आर्टिकल 20 क्लास 2 क्या कहता था कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अपने अपराध के लिए जी, ठीक है, एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर उसने एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे, जो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी क्रम में आज हम आर्टिकल 21, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो है 21 क्या कहता है। और इसमें बहुत से केस आए हैं, जिसमें कुछ निर्णय आए हैं वो क्रमशः इस प्रकार है, जैसे AK गोपालन केस, मेनका गांधी केस, नाज फाउंडेशन केस, सुरेश कौशल केस, नवतेज सिंह जौहर, उसके बाद रत्नम केस, ज्ञान कौर केस, ठीक है, कॉमन कॉज केस। इस तरीके के बहुत से केसेस हैं जो इसमें आएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको उसके जीवन के और उसका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस अधिकार से जो है आप कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको आप जो है उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, ये जीवन का अधिकार बताता है कि जीवन के अधिकार की व्याख्या करता है। यानी कि आर्टिकल जो है 21 है उसमें जीवन के अधिकार की व्याख्या है, ठीक है। अब जीवन का अधिकार जो है इसकी व्याख्या जो है कई रूपों में होती है। इसकी सीमित व्याख्या है, इसकी जो है दार्शनिक व्याख्या है, व्यापक जो है उसको आधार मानते हुए इसमें कई केसेस हुए हैं। उस केसेस को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, किस केस में जो है न्यायालय ने इसका सीमित अर्थ लिया, किस केस में न्यायालय ने इसका जो है व्यापक अर्थ लिया। तो इस क्रम में हम लोग बात करते हैं AK गोपालन केस, ठीक है। AK गोपालन केस में मुख्यतः क्या है दोस्तों, जब AK गोपालन केस हुआ तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ठीक है, वो जीवन के सीमित अर्थ को लेके दिया, ठीक है, सीमित अर्थ को लेके दिया, सीमित अर्थ लिया जीवन का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है, ठीक है, कि आप जीवित हैं यही केवल जीवन का अधिकार है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवित रहना ही शामिल किया, जीवित रहना ही जो है जीवन का अधिकार है। यानी कि इसमें अन्य प्रकार के कोई अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। इसी के आधार जीवन का अधिकार, जीवित रहना ही जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी जो है सीमित व्याख्या। सीमित व्याख्या किस में आई? AK गोपालन केस में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस जो है केस के अंतर्गत जो है जीवन के अधिकार का सीमित अर्थ लिया गया, तो वो है AK गोपालन केस। फिर ये आया, फिर एक केस आया मेनका गांधी केस 1978 में, ठीक है। अब मेनका गांधी केस 1978 में क्या किया गया कि जीवन का अधिकार है उसका व्यापक अर्थ लिया गया, ठीक है, व्यापक अर्थ, ठीक। अब व्यापक अर्थ में क्या लिया गया कि जो है जीवन का जो अधिकार है, ठीक है, केवल जीवित रहना नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जीवन के अधिकार को केवल जीवित रहना ही नहीं माना गया, बल्कि जो है मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना जो है जीवन के अधिकार के अंतर्गत जो है शामिल किया गया, ठीक। मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का, जीवन वो भी मानवीय गरिमा से पूर्ण, मानवीय गरिमा के साथ। तो ये केस कैसे क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं। मानवीय गरिमा के साथ इसमें क्या हुआ कि मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ठीक है,
मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, तो इनके वकील ने जो है आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जारी किया केस, ठीक, केस दायर किया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके पहले जो बेरुवाड़ी का जो मुकदमा, बेरुवाड़ी केस था 1960 का, उसमें आ गया था, और उसमें क्या किया गया था कि अगर कोई केस में जो है संविधान के अंतर्गत कोई किसी शब्द को अगर समझने में हमें कठिनाई हो रही है, तो उसकी जो व्याख्या है हम लोग प्रस्तावना के आलोक में करेंगे, ठीक। अब प्रस्तावना के आलोक में करने से क्या हुआ कि प्रस्तावना में एक शब्द है कि मानवीय गरिमा, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की एक लाइन आती है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, इस तरीके का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ आई 1978 में कि जीवन का अधिकार केवल जीवन जीना ही नहीं, अपितु मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना है। अब इस क्रम में अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया कि ये केवल मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना ही नहीं, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन, यानी कि एक समेकित अधिकार हो गया। ये जीवन को समेकित अधिकार में लिया गया, ठीक है, जीवन के अधिकार को, कि ये समेकित अधिकार है और यह कई अधिकारों को जो है संयोजित किए हुए है, और इसकी व्याख्या जो है अलग अलग केस में जो है अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलग अलग व्याख्या की है, ठीक है। अब समेकित अधिकार माना, अब इसमें क्या हुआ कि जब अलग अलग मामला आया, तो उसमें मान लीजिए पासपोर्ट रखने का अधिकार, अब पासपोर्ट रखने का अधिकार जो है मेनका गांधी केस में आया, ये जो है माना गया कि आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पासपोर्ट रखना, ठीक, मेनका गांधी केस में आया, ठीक। उसके बाद आपका आया जो है पर्यावरण, जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। अब ये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस में आया, आपका एमसी मेहता केस में, किस में आया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एमसी मेहता केस, लिख सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एमसी मेहता केस में आया, एमसी मेहता केस, ठीक है। इसमें आया स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। उसके बाद आगे केस आए, आगे केस क्या आया कि मान लीजिए पुट्टा स्वामी केस आया, पुट्टा स्वामी केस आपका आया 2017 में, ठीक। और उसके बाद पुट्टा स्वामी केस में क्या कहा गया कि जो है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार जो है जीवन का अधिकार है, किसमें, पुट्टा स्वामी केस 2017 में, केस 2017 में, ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का जो अधिकार आया, ये आया, ठीक है, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना, ठीक है। तो ये आया शक्ति वाहिनी केस 2018 से, ये भी जीवन का अधिकार माना गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, शक्ति वाहिनी केस 2018 में, ठीक, ये आया। उसके बाद जो निद्रा का अधिकार, इवन निद्रा का अधिकार जो है वो भी जीवन जीने का अधिकार है, निद्रा का अधिकार, ये किस केस में आया, बाबा रामदेव केस में, बाबा रामदेव केस में, ठीक है, किस में आया, बाबा रामदेव केस में, यानी कि अलग अलग केस में जो है। उसके बाद निःशुल्क सहायता पाना, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जो आ गया कि आपका जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है, ठीक है। यानी कि अलग अलग केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आपका जो जीवन जीने का अधिकार है वो केवल जीवन जीना ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना शामिल है। इसको मेनका गांधी केस में कहा गया। मेनका गांधी केस किससे संबंधित है, पासपोर्ट से संबंधित मामला था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उसमें इन्होंने केस किया था, ठीक है। यानी कि पासपोर्ट से संबंधित केस कौन है कि पासपोर्ट जो है मूल, पासपोर्ट रखना मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये है आपका मेनका गांधी केस, ठीक है। निजता का अधिकार जो है मूल अधिकार है, किस में आया, पुट्टा स्वामी केस 2017 में। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, जो अधिकार है वह आपका मूल अधिकार कब बना, तो वो बना सत्यवाहिनी केस 2018 में। निद्रा का अधिकार मूल अधिकार कब बना, जो है बाबा रामदेव केस में, ठीक है, ये बना।
उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता पाना भी जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। ठीक है। एमसी मेहता केस में आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है। तो इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। आइए आगे देखते हैं कि नाथ फाउंडेशन केस, सुरेश कौशल केस, नवतेज सिंह जौहर केस ये किससे संबंधित है। पहले इसको मिटा देते हैं। तो ये तीनों केस दोस्तों आपका समलैंगिकता के मुद्दे से संबंधित है। ठीक है। समलैंगिकता, समलैंगिकता। ठीक है। समलैंगिकता, ठीक, इस मुद्दे से संबंधित है आपका ये तीनों केस। ठीक है। इसमें क्या कैसे केसेस हुए बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, आईपीसी की धारा 377, ठीक है, आईपीसी की धारा 377 है। ये क्या कहती है कि समलैंगिकता एक अपराध है। समलैंगिकता अपराध है। ठीक, समलैंगिकता अपराध है। और ये जो है किससे संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध, ठीक है, बनाता है तो ये जो है आपका जो है एक अपराध माना जाएगा। और अप्राकृतिक यौन संबंध में क्या क्या आते हैं दोस्तों, मान लीजिए नाबालिग के साथ आपका जो रिलेशन है, नाबालिग के साथ रिलेशन, उसके बाद पशु के साथ यौन संबंध, ठीक है, उसके बाद आपका जो है समान लिंग के, समान लिंग के जो है व्यक्ति के साथ, के व्यक्ति के साथ, यही आपका तीसरा जो है इसमें अप्राकृतिक यौन संबंध क्या है, इससे संबंधित जो यही समान लिंग के साथ जो है यह है संबंध, यही आपका जो है समलैंगिकता में आता है। तो ये क्या है, समलैंगिकता से संबंधित जो प्रावधान है, इससे संबंधित जो केस हुआ, तो इससे संबंधित पहला केस जो हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। ठीक है। 2009 में नाथ फाउंडेशन केस 2009। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि नाथ फाउंडेशन केस 2009 में कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये हुआ था नाथ फाउंडेशन केस। ठीक, ये दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो ये 377 है, आईपीसी की धारा 377 है, इसको जो है इसके समलैंगिकता संबंधी जो प्रावधान है, आईपीसी की धारा 377 का जो समलैंगिकता संबंधी प्रावधान है, इसको रद्द कर दिया गया। यानी कि अब अपराध नहीं माना जाएगा। समलैंगिकता एक जो है आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, सुरेश कौशल केस हुआ आपका 2013 में। ठीक। अब सुरेश कौशल केस में क्या कहा गया, तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया केस। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 377 के जो ये समलैंगिकता संबंधी धारा है, इसको फिर से बहाल कर दिया कि समलैंगिकता अपराध माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि यह अप्राकृतिक यौन संबंध को बढ़ावा देता है। ठीक। उसके बाद जो है फिर हुआ नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में। ठीक है। नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पुराने निर्णय को जो है बदल दिया कि जो समलैंगिकता है वो अपराध है, और कहा कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। पुनः रद्द कर दिया समलैंगिकता संबंधी जो प्रावधान था उसमें, किसमें, आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक जो यौन संबंध में शामिल जो तत्व हैं, उसमें तीसरा जो तत्व है कि समलिंग, ठीक है, समान लिंग के जो है व्यक्ति के साथ जो है रिलेशन में रहना। ठीक। अब जो है ये 2018 में किसमें, नवतेज सिंह जौहर केस में समलैंगिकता को जो है अपराध नहीं माना गया कि यह अपराध नहीं है। ठीक है। और यही कारण है कि अब जो है समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जाता है। ठीक है। किसमें कहा गया, पहले तो नाथ फाउंडेशन में कहा गया कि जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें कहा गया कि जो समलैंगिकता है वो आपका जो है सही नहीं है और वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर उसके बाद सुरेश कौशल केस में कहा गया कि मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो है 2009 में कौन सा केस आया था आपका, दिल्ली हाई कोर्ट में आईपीसी की धारा 377 जो समलैंगिकता संबंधित मुद्दा है उसको रद्द कर दिया गया।
यानी कि इसने कहा हाँ जो है समलैंगिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन सुरेश कौशल केस में क्या कहा गया कि समलैंगिक संबंध नहीं हो सकते। लेकिन फिर नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में है, उसमें कहा गया कि जो है समलैंगिक संबंध जो है मान्य है और ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये समाप्त हुआ। अब इस पे हम लोग बात कर लें कि क्या समलैंगिक जो संबंध है ये अपराध नहीं है, इसको ना मानने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि ये जो धारा 377 है, ठीक, धारा 377 है, इसमें जो भारतीय संविधान में प्राप्त है समानता का अधिकार, वो मूल अधिकार के जो है विरुद्ध है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। कौन सा? 377। ये माना जाता है, ये दलील दिया जाता है कि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए जो है समलैंगिक संबंध सही है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। यानी कि अगर आप जो है समलैंगिक संबंध को जो है मान्यता नहीं देते हैं तो यह समानता के अधिकार को जो है दमित करता है, इसलिए जो है यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है, अतएव इसे जो है मान्यता देनी चाहिए। 377, ठीक है, को मान्यता देनी चाहिए, जो इसका समलैंगिक संबंधी प्रावधान है। उसके बाद क्या हुआ कि नए वैज्ञानिक शोध हुए और उसमें प्रमाणित हो गया कि जो समलैंगिकता है वह अप्राकृतिक नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है जन्म से ही एक भिन्न प्रकार की जो है यौन अभिमुखता लेके जो है पैदा होते हैं। और ये कुछ नए शोध भी हुए हैं, तो उसमें क्या कहा गया है कि ऐसे जो संबंध हैं वो प्रायः पशुओं में भी पशु जगत में भी जो है देखे जा रहे हैं, इसलिए जो है इसको अप्राकृतिक नहीं माना जा सकता, इसलिए जो है इसको मान्यता दी जानी चाहिए जो है समलैंगिक संबंध को। उसके बाद इसमें एक और भी मुद्दा है कि यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसको भी जो है यह दमित करता है, अगर आप इसको मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए जो है, और ये निजता संबंधी मुद्दा है, इसलिए भी जो है इसको मान्यता देनी चाहिए। और पुट्टासामी केस में निजता के अधिकार का जो है मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये चीज़ समाप्त हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं, आगे है आपका रतिनम केस और ज्ञान कौर केस। ठीक है, ये किससे संबंधित है? रत्नम केस और ज्ञान कौर केस। ठीक, तो रत्नम केस और ज्ञान कौर केस पे हम लोग बात करते हैं। तो रत्नम केस में क्या हुआ कि जीवन का अधिकार जो है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये इसको किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 21 और जो है मरने का अधिकार, आईपीसी की धारा 309 का मुद्दा। तो आईपीसी की धारा 309 ये क्या कहती है? आत्महत्या के प्रयास को जो है दंडनीय अपराध बनाती है। आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध बनाती है। यानी कि आईपीसी की धारा 309 क्या कहती है कि अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है और इसमें आपको 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, वो 1 वर्ष भी हो सकती है, 1 वर्ष से कम भी हो सकती है। तब जब जीवन का जो अधिकार है, इसमें जब विवाद किससे पैदा हुआ कि जीवन के अधिकार में जीना, केवल जीवन जीना ही शामिल है या फिर जो है जीना प्लस मरना दोनों शामिल है जीवन के अधिकार में। ठीक है, इस बात को लेके मुद्दा जो उठा। अब हम लोग किस पे बात करेंगे कि क्या जो है जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में रतिनम केस हुआ इस आधार पर। ठीक है, रतिनम केस 1994 में। ठीक है, इसमें क्या बात हुई कि अगर, ठीक है, रत्नम केस 1994, सॉरी 1994। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में जीवन जीने का और मरने दोनों का अधिकार शामिल है। ठीक है, जीना प्लस मरना दोनों शामिल है, रत्नम केस में कहा गया। ठीक है, इस प्रकार जो है यह जो है मरना जो है मूल अधिकार हो गया है और इससे मरना फंडामेंटल राइट है। अब क्या हुआ? ठीक है, और जो है इस पे जो है 309 पर आच्छादन का सिद्धांत लागू हो गया। ठीक है, 309 पे आच्छादन आ गया का सिद्धांत।
क्योंकि ये जो है मरने को जो है क्या कहता था कि अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसमें आपको 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। अब ये आच्छादित हो गया। ठीक। अब क्या हुआ, फिर ज्ञान कौर केस हुआ 1996 में। केस 1996। इसमें क्या कहा गया कि अगर निर्णय, पहले बात तो जो है उन्होंने बदल दिया, यस, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बदल दिया। अब बदल के क्या कहा कि जो जीवन का अधिकार है उसमें केवल जीवन का अधिकार शामिल है, जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है। ठीक है। यानी कि ज्ञान कौर केस में क्या कहा गया कि आप जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल है, मरने का नहीं। अब इस प्रकार जो है ये आच्छादन का सिद्धांत जो है 309 पे आच्छादित हुआ था रत्नम केस से। अब ये जो है आच्छादन जो है हट गया। अब क्या हो गया कि जो है आपका आच्छादन का सिद्धांत हट गया और पुनः पुनः जो है क्या हुआ कि 309 के तहत जो है अगर आप आत्महत्या की प्रयास कोशिश कर रहे हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, यानी कि आत्महत्या का करने का प्रयास जो है दंडनीय अपराध माना गया। ठीक। अब उसके बाद फिर संसद ने क्या किया कि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में लेके आई संसद। ठीक है। उसके तहत क्या कहा गया कि जो है अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, कि वह मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त है, इस वजह से उसने ऐसा प्रयास किया और यह जो है गैर आपराधिक हो गया। अब गैर आपराधिक हो गया तो इसमें क्या होगा कि अगर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तब इस पे क्या होगा, तो उसको जो है हम लोग सुधार गृह भेजेंगे और उसमें सुधार की कोशिश करेंगे ताकि वो मेंटल रूप से जो है सही हो सके और ऐसा विचार वो ना करे और आत्महत्या का प्रयास ना करे। ठीक है। यानी कि किस केस में कहा गया कि जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का और मरने का दोनों अधिकार शामिल है, तो रत्नम केस में। और किसके अंतर्गत कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत केवल जीने का अधिकार शामिल है, तो आपका ज्ञान कौर केस में। ठीक है। इस प्रकार। और हम लोगों ने एक यहाँ पे आच्छादन का सिद्धांत की बात की, तो इसमें इसको किस में आया था, आपका आर्टिकल 13 में हम लोगों ने पढ़ा था, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है। हम लोग बात करेंगे जीवन का अधिकार और जो है दया मृत्यु। ठीक है। दया मृत्यु। ठीक है। अब दया मृत्यु के अंतर्गत क्या बात होती है कि दया मृत्यु में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है असाध्य रोग से, ठीक है, असाध्य रोग से पीड़ित है और जो है उसको कष्ट से बचने के लिए जो है अगर डॉक्टर से मृत्यु की जो मांग करता है तो उसे मृत्यु प्रदान कर देना ही दया मृत्यु है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो असाध्य रोग से जो है पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, उसे जो है असीमित कष्ट हो रहा है और वह कष्ट के चलते डॉक्टर से कहे कि मुझे जो है मृत्यु प्रदान की जाए, तो इसे ही दया मृत्यु कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, भारत में दया मृत्यु की क्या स्थिति है इस पे बात करते हैं। तो आपका जो है एक केस हुआ। ठीक है। केस क्या था कि अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग केस 2011। ठीक है। तो अरुणा शानबाग केस में हुआ क्या था कि इसमें ये अरुणा शानबाग जो थी, इनका पूरा नाम अरुणा रामचंद्र शानबाग था। ये जो है दक्षिण भारत की महिला थी और जो है अनाथ थी और महाराष्ट्र के किसी हॉस्पिटल में जो है क्या कार्य कर रही थी, नर्स का काम कर रही थी। और वहीं पे जो है क्या हुआ कि इनको एक वार्ड बॉय ने असहाय समझ के इनके साथ बलात्कार कर दिया। अब बलात्कार करने के बाद क्या हुआ, ये कोमा में चली गई, इनके साथ व्यापक जो असहनीय जो चीज़ें की गई इनके साथ, उसके बाद जो है शोषण हुआ, शोषण के बाद ये कोमा में चली गई अरुणा शानबाग। अब ये जब कोमा में चली गई तो क्या हुआ कि इनमें एक महिला थी, ठीक है, चूँकि ये असहाय थी और कोई केस नहीं कर सकती थी, तो एक महिला वकील थी, तो इन्होंने जो है केस डाला कि चूँकि वो कोमा में हैं और हम ये नहीं पता लगा सकते कि उनको कितना कष्ट हो रहा है, तो उनको दया मृत्यु दी जाए। ठीक है। उन्हें मृत्यु देने का जो है प्रावधान किया जाए कि उनको जो है
दयामृत्यु दे दी जाए, क्योंकि वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है। ठीक। अब ये जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन्होंने 2 प्रकार के जो है दयामृत्यु की व्यवस्था की। 2 प्रकार की दयामृत्यु में, यानी कि एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। निष्क्रिय दयामृत्यु। ठीक है। तो निष्क्रिय दयामृत्यु तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया कि आप निष्क्रिय दयामृत्यु दे सकते हैं, लेकिन जो सक्रिय दयामृत्यु है इसको नहीं दिया जा सकता। अब इसकी सक्रिय दयामृत्यु और निष्क्रिय दयामृत्यु क्या है? सक्रिय दयामृत्यु जो है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने दम पर जीवित है, ठीक, व्यक्ति है और अपने दम पर जीवित है, उसके द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु प्रदान करना, ये सक्रिय जो है दयामृत्यु के अंतर्गत आएगा। तो इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अपने दम पर जीवित है, ना कि उसको जीवन रक्षक प्रणाली पे रखा गया है। और निष्क्रिय दयामृत्यु का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति है वह जीवन रक्षक प्रणाली पे है, ठीक है, और वह मृत्यु की, अगर उसकी फैमिली उसके लिए मृत्यु की बात करता है कि उसे दयामृत्यु दी जाए, तो ये जो है मान्य है। ठीक है। अब इस केस में क्या कहा गया अरुणा शानबाग में कि आप सक्रिय दयामृत्यु नहीं दे सकते, लेकिन निष्क्रिय दयामृत्यु को कुछ शर्तों के साथ जो है मान्यता दे दी गई। अब वो शर्त क्या थी कि परिवार या केयर टेकर से अनुमति लेनी होती। ठीक है। परिवार या केयर टेकर से अनुमति के बाद। और दूसरा क्या हुआ कि डॉक्टर द्वारा पुष्टि कर दी जाए कि अब इन्हें जो है बचाया नहीं जा सकता। तीसरा क्या हुआ कि हाई कोर्ट के जज भी जो है प्रमाणित करें इसे कि जो है ये डॉक्टर की रिपोर्ट जो सही है, इस आधार पर उन्हें जो है क्या हुआ, निष्क्रिय दयामृत्यु का जो है मान्यता दे दी गई कि निष्क्रिय दयामृत्यु को जो है मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा वो क्या है, ए के गोपालन केस, मेनका गांधी केस जिसमें पासपोर्ट जो है मौलिक अधिकार माना गया। उसके बाद नाच फाउंडेशन केस 2009, सुरेश कौशल केस, नवतेज सिंह जौहर केस जो संबंधित है समलैंगिकता के मुद्दे से, 377। उसके बाद फिर रत्नम केस 1994, ज्ञान कौर केस 1996। इन सबको हम लोगों ने आज पढ़ा और इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।